दोस्तों ये स्टोरी का 72 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। हर्षवर्धन और हीर डांस कर रहे थे। दोनों ही कुछ बोल नहीं रहे थे। दोनों ही बिना बोले एक दूसरे की बातों को समझ जाते थे। फिर भी हर्षवर्धन ने बात करते हुए कहा, देर से क्यों आई? फिर बोली, मिस्टर रघुवंशी, टाइम से आई हूँ। आपने 8 बजे कहा था और देखो 8 बजने में अभी 1 मिनट बाकी है। हर्षवर्धन ने कहा, 1 घंटा पहले भी तो आ सकती थी। हीर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, 1 घंटा बाद में भी तो आ सकती थी। हर्षवर्धन ने हीर को गोल गोल घुमाते हुए कहा। हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोली, मैं अपने साहब के साथ ही बातें बनाती हूँ। मुझे किसी और के साथ बातें बनाना आता ही नहीं, लेकिन अगर मेरे हिसाब से बात बनाना अच्छा नहीं लगता तो नहीं बनाऊंगी। हर्षवर्धन ने हीर को थोड़ा सा नजदीक किया और उसके माथे को चूम कर बोला, मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगता। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ बात करती रहो। तुम्हारे पास आता हूँ तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। जब भी तुम्हारे पास बैठता हूँ तो लगता है जैसे उस वक्त मेरे पास टेंशन नहीं। बैठ के तुम्हारे हाथ की चाय पीता हूँ तो सिर दर्द गायब हो जाता है। तुम जब प्यार से मेरे सिर को दबाती हो तो ऐसा लगता है जन्नत में बैठा हूँ। हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और हीर ने भी अपना चेहरा हर्षवर्धन के सीने पर रख लिया और दोनों ही धीरे धीरे डांस करने लगे। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश भी दृष्टि के साथ डांस करके खुश था। दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि दोनों ही अब अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी झगड़े के। दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे। दोनों के बीच में सारी बातें क्लियर हो गई थी। वह तो अपना डांस एंजॉय कर रहे थे। तभी दृष्टि ने कहा, मिस्टर रघुवंशी, भूलना मत, कल मुझे लेने आ जाना। दिव्यांश ने दृष्टि को घुमाते हुए कहा, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। जाना तो दूर की बात है। दृष्टि ने हल्का सा दिव्यांश के कंधे पर मारते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी, या तो जबरदस्ती हो गई। मैं ऐसे नहीं आऊंगी। आपको मुझे इज्जत के साथ लेकर आना होगा और अगर आप लेकर नहीं आए तो मैं आपसे फिर से नाराज हो जाऊंगी। दिव्यांश ने कहा, अच्छा खासा आई तो हो, अब वापस जाओगी? फिर मैं तुम्हें लेने आऊंगा। यह सब ड्रामा करना जरूरी है? दृष्टि ने कहा, लड़कों की आदत होती है, अपना काम निकलवाते ही सारी बातें भूल जाते हैं। दिव्यांश ने आंखें छोटी की और पूछा, मैंने अपना कौन सा काम निकलवा लिया? दृष्टि बोली, अच्छा भूल गए, आपने अपना बर्थडे गिफ्ट फार्म हाउस में ही ले लिया था। दिव्यांश को अब समझ में आया कि दृष्टि क्या कहने की कोशिश कर रही है। दिव्यांश बोला, यह जो मेरा काम है ना, अब तो इसे सारी जिंदगी निकलवाना है, तो मुझे इस बात का ताना मत मारो। दृष्टि बोली, मारूंगी। आपने फार्म हाउस में कहा था कि आप मेरी छोटी मोटी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, लेकिन आपने तो अभी अभी कह दिया आप मुझे लेने नहीं आएंगे। ऐसे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। इतना कहकर दृष्टि ने मुंह बना लिया। वहीं दिव्यांश ने दृष्टि के चेहरे को एक हाथ से पकड़ा और उसे हल्का सा पलटते हुए कहा, अच्छा आ जाऊंगा लेने, अब ऐसा सड़ा सा मुंह मत बनाओ, अच्छी नहीं लगती। सॉरी। डांस सांझ के साथ कर रहा था, लेकिन दोनों ही बोल नहीं रहे थे। बोलते भी तो दोनों एक दूसरे से फिर से लड़ने लगते। दोनों को देखकर लग भी नहीं रहा था कि अभी कुछ दिनों पहले वह दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। अमेरिका में दोनों लड़े तो ऐसे थे जैसे कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, लेकिन आज दोनों ही एक दूसरे के साथ डांस करके खुश थे। कोई बाहर वाला देखता तो यही कहता कि शौर्य और सांझ दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। विराज वीरा भी डांस कर रहे थे। वीरा के दिल में इस वक्त कुछ नहीं था, लेकिन विराज मन ही मन खुद से कह रहा था, यार मैं इसके सामने इतना नर्वस क्यों हो जाता हूँ? इसे बता क्यों नहीं देता कि मुझे इससे शादी करनी है? सच कहते हैं मेरे भाई, मुझसे पहले तो देव ही रघुवंशी मेंशन में बीवी लेकर आ जाएगा और मैं बस वीरा की पिंक पिंक एंड ड्रॉप की सर्विस ही करता रह जाऊंगा। विराज अपने दिल की बात बोल दे, वरना ऐसा ना हो तेरे सामने ही वीरा को कोई और ले जाए और तू उसकी डोली को धक्का देता हुआ गाना गाए, मुबारक हो तुमको यह शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो या दुआ है हमारी। यह सोचकर विराज ने अचानक ही चिल्लाया। वहीं विराज के अचानक चिल्लाने से वीरा बोली, क्या हुआ विराज, कोई प्रॉब्लम है? विराज ने हंसकर कहा, वीरा एक बात बताओ, तुम्हें कॉलेज में कोई पसंद है? वीरा ने छोटी आंखें की और विराज को हैरानी से देखा। वीरा ने कहा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुमने जो वाइन पी थी वह तुम्हारे सिर में चढ़ तो नहीं गई? विराज बोला, वीरा मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हें कॉलेज में कोई पसंद है? वीरा बोली, मैं कॉलेज पढ़ने
जाती हूँ किसी को पसंद करने नहीं। अब जाकर विराज के दिल में ठंडक पड़ी। विराज ने कहा, तुम कॉलेज में किसी को पसंद मत करना, तुम्हारे लिए लड़का मैं देखूंगा। विराज यह बात बोलकर फ्री हो गया, फिर डांस करने लगा। वहीं वीरा के दिल में विराज को लेकर दबी हुई फीलिंग बाहर आने लगी। वीरा ने मन ही मन कहा, काश तुम मेरे नसीब में होते, तुम्हारे अलावा मैं किसी और को देखती भी नहीं हूँ। पर मैं जानती हूँ कि मैं कोशिश भी करूँ तो भी मैं उछल कर चांद को नहीं छू सकती। वहीं वरदान और वंशिका भी डांस कर रहे थे। वंशिका इस बार भी गुस्सा थी क्योंकि वरदान देखते ही देखते 2 पैग पी चुका था। वंशिका ने कहा, कुछ तो शर्म कीजिए, बेटी का ससुराल है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। वरदान ने मुस्कुराकर कहा, वंशिका मैं रघुवंशी मेंशन में कुछ खाता नहीं हूँ। जब मैंने हीर को अपनी बेटी माना था तब से ही रघुवंशी मेंशन में कुछ नहीं खाया। वंशिका को वरदान की बातों पर गुस्सा आ गया। वंशिका ने कहा, शर्म कीजिए रजावत साहब, क्यों झूठ बोल रहे हैं। वाइन के 2 गिलास गटक चुके हैं, आप खाते नहीं हैं लेकिन जी भरकर पी लेंगे, थोड़ी तो शर्म कीजिए। क्या सोचेंगे रघुवंशी परिवार, द फेमस बिजनेस टाइकून वरदान सिंह रजावत कितना ड्रिंक करते हैं। वंशिका की शिकायत पर वरदान को हंसी आ गई। वरदान ने धीरे से वंशिका को अपने करीब किया और उसके कान में झुककर कहा, या जो मैंने वाइन पी है ना, या मैं अपने साथ लेकर आया था। वरदान फिर थोड़ा सा दूर हुआ और वंशिका के चेहरे को देखकर बोला, मैंने कहा ना कि मैं रघुवंशी मेंशन में कुछ खाता पीता नहीं हूँ। आखिर हमने एक नहीं 2 बेटी की शादी इस परिवार में की है और अब तीसरी भी इस परिवार में आने के लिए तैयार है। वरदान की बात सुनकर वंशिका ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और हल्के गुस्से में इरिटेट होती हुई बोली, रजावत साहब आप अपने लिए वही घर से लेकर चले थे, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती। वरदान ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं वंशिका, अब तुम मेरे साथ हो, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस तुम और मेरी थोड़ी सी वाइन, मैं दोनों के साथ खुश हूँ। वंशिका गुस्से में बोली, रजावत साहब यह वाइन नहीं मेरी सौतन है, सच कहती हूँ इस सौतन को आपने मुझसे ज्यादा अपने दिल में जगह दी है। वरदान ने हंसकर कहा, दिल में नहीं पेट में। वंशिका दांत पीसते हुए बोली, कभी कभी मन करता है आपको उठा उठा कर मारूं, पर क्या करूं, हमारा रिश्ता ही ऐसा है कि मैं आपको मार नहीं सकती। वरदान ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, घर चलकर जितना मारना है मार लेना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, अपने दिल की सारी हसरतें पूरी कर लो। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैं भी अपने दिल की सारी हसरतें पूरी करता हूँ। फाइनली वंशिका ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, आप नहीं सुधरेंगे रजावत साहब, बिल्कुल नहीं सुधरेंगे, लगता है मुझे ही अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। वहीं आर्या और शिवाय भी डांस कर रहे थे। शिवाय को देखकर आर्या खुश भी थी और कहीं ना कहीं उसे शिवाय से दूर होने की तकलीफ भी हो रही थी। शिवाय ने आर्या की नजरों को समझते हुए कहा, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो, कुछ बात करनी है। आर्या ने ना में गर्दन हिला दी और फिर से डांस करने लगी। शिवाय ने आर्या को गोल गोल घुमाते हुए अपने करीब किया और फिर बोला, कुछ दिल में है तो बता दो, क्या पता मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। मैथ में प्रॉब्लम है। आर्या ने फिर से ना में गर्दन हिला दी, लेकिन शिवाय समझ रहा था कि आर्या के दिल में कुछ है जो वह बता नहीं रही है। शिवाय ने फिर पूछा, छुई क्या हुआ, बता दो मुझे, हम दोनों फ्रेंड है ना। आर्या ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय आर्या के साथ हल्का हल्का डांस करते हुए बोला, तो बताओ क्या प्रॉब्लम है। किसी ने कुछ कहा, कॉलेज में कोई परेशान कर रहा है, स्टडी में प्रॉब्लम है, यहाँ मन नहीं लग रहा, गार्डन में चलना है, इन कपड़ों में कंफर्ट तो होना। आर्या ने ना में एक बार गर्दन हिला दी। शिवाय ने हल्का हल्का सा डांस करते हुए कहा, तो प्रॉब्लम क्या है। शक्ल पर 12 बजे हुए हैं, जब से आई हो तब से नोटिस कर रहा हूँ, उदास क्यों हो। आर्या की आंखें हल्की सी नम हो गई। वह अब अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने शिवाय के सामने अपने इमोशंस कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिवाय के इतना प्यार से पूछने पर आर्या की आंखें हल्की सी नम हो गई। शिवाय ने आर्या की आंखों को देख लिया। शिवाय डांस करता हुआ रुक गया। उसने आर्या की आंखों में देखकर कहा, छुई मुई क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं। आर्या ने जल्दी से अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। आर्या मुस्कुराकर बोली, नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। शिवाय ने अब ज्यादा नहीं पूछा। उसे लग रहा था कि शायद वह आर्या को कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रहा है। आर्या का दिल जब भर जाएगा तो खुद ही अपने दिल की बात बोल देगी। इसीलिए शिवाय फिर से आर्या के साथ डांस करने लगा। दोनों के बीच फिर से खामोशी ने अपनी जगह बना ली। करीब 10 मिनट
बाद आर्या ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर ऑलराउंडर आप मेरे साथ बाहर चलेंगे? शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, अभी थोड़ी देर पहले तो कहा था मैंने कि तुम्हें यहाँ घबराहट हो रही है तो हम बाहर चलते हैं। आर्या ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरी बात समझे नहीं, मेरे कहने का मतलब कुछ और था। शिवाय ने आगे की तरफ हल्का सा झुकते हुए कहा, क्या मतलब था, मुझे बताओ। आर्या ने पहले ही इतनी हिम्मत करके शिवाय को अपने दिल की बात आधी अधूरी बोली थी और अब शिवाय के इतना नजदीक आने से आर्या फिर से भूल गई कि उसे शिवाय से एग्जैक्टली कहना क्या है। शिवाय ने मुस्कुराकर अपना चेहरा आर्या से दूर किया और फिर से डांस करने लगा। आर्या ने फिर से अपने टूटे फूटे शब्दों को इकट्ठा किया और बोली, मेरे कहने का मतलब है हम कल बाहर चलेंगे। शिवाय ने मन ही मन कहा, अच्छा, या मुझे बाहर जाने के लिए पूछ रही है, लेकिन इससे डायरेक्ट बोला नहीं जा रहा है। शिवाय ने अनजान बनते हुए कहा, बाहर कहाँ, मैं समझा नहीं। शिवाय के ऐसा कहने से आर्या और ज्यादा इरिटेट हो गई। वह तो पहले ही अपने शब्दों को जोड़ रही थी, ऊपर से शिवाय ने एक सेकंड में ही उसका प्रपोजल इग्नोर कर दिया। आर्या मन ही मन बोली, गोली चलानी भी आती है या कुछ और भी आता है? तब से पूछ रही हूँ कि लेकिन नहीं, इसे समझना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। मैंने इनका नाम गलत ही रख दिया ऑलराउंडर, क्योंकि ऑलराउंडर में तो आशिक भी इंक्लूड होता है और मुझे नहीं लगता कि यह किसी भी तरह से किसी के भी आशिक बन सकते हैं। शिवाय ने आर्या को सच में सोच में डूबा देखा तो बोला, हाँ तो तुम क्या कह रही थी, बाहर चलें? कहाँ जाना चाहती हो बताओ? आर्या मुंह लटका कर बोली, कुछ नहीं, बस मेरे कॉलेज में चलना, मैं आपको अपने फेवरेट प्रोफेसर से मिलाऊंगी। शिवाय ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। शिवाय ने मन ही मन कहा, बड़ा चालाक बनता है ना, बहुत ही स्मार्ट बनता है तू। अब उसके प्रोफेसर से क्या करेगा? इसके प्रोफेसर से मिलकर थोड़ा सा स्मार्ट बनता तो मेरे साथ कल डेट पर जाती, लेकिन तू तो खुद को ज्यादा ही स्मार्ट समझता है। यही सब सोचते हुए शिवाय ने मन ही मन खुद को ही बहुत कोसा और वह फिर से आर्या के साथ डांस करने लगा। वहीं आर्या ने एक बार फिर से हिम्मत करते हुए कहा, मिस्टर ऑलराउंडर मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। शिवाय ने इस बार सीरियस होते हुए कहा, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आर्या ने फिर से हिम्मत करते हुए कहा, वह मैं कह रही थी कि आप और मैं, मेरा मतलब है सिर्फ मैं और आप, हम दोनों एक साथ, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। शिवाय इस वक्त खुश हो रहा था और उसने आर्या की आंखों में देखकर कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ, अपनी बात पूरी करो। आर्या फिर से बोली, वह मैं कह रही थी, और तभी हर्षवर्धन ने अपने भतीजे को देखकर कहा, आज ही नटराज बनने का इरादा है, आ जाओ, आकर केक कट कर लो। शिवाय को इस वक्त अपने चाचू दुश्मन दिखाई दे रहे थे, आर्या और उसकी लव स्टोरी में विलन जो बन गए थे। आर्या अभी अभी अपने दिल की बात बोल देती और शिवाय और आर्या के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन ऐन वक्त पर हर्षवर्धन ने उससे आवाज लगा दी। शिवाय अपने चाचू के पास गया और दिव्यांश भी अपने चाचू के पास ही था। शिवाय ने दिव्यांश को देखा जो मुस्कुरा रहा था और वहीं शिवाय गुस्से में अपने चाचू को देख रहा था। हर्षवर्धन ने शिवाय के कंधे पर मारकर कहा, तेरे मुंह पर 2 क्यों बजे हुए हैं? शिवाय ने कहा, क्योंकि इतना बड़ा होने के बाद मुझे केक कट करने में शर्म आ रही है। इतने से इतना बड़ा हो गया लेकिन आज भी मैं केक कट करता हूँ। आपने कहीं देखा है इतने बड़े बच्चे या लड़के का भी नहीं आदमी का बर्थडे मनता हुआ? हर्षवर्धन को शिवाय के ऊपर गुस्सा आ गया, क्योंकि सुबह से तो शिवाय बिल्कुल ठीक था और अब जब केक कटने का टाइम आया तो वह गोली देने लगा। हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा, तुम क्या गोबर खाकर पैदा हुए थे या मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए पैदा हुए थे? खुद तो चले गए और तुझे छोड़ गए मेरे पास नखरे झेलने के लिए। तेरे नखरे मैं झेलूं? वहीं दिव्यांश को तो अपने चाचू और भाई की कन्वर्सेशन पर हंसी आ रही थी। उसने फिर दोनों हाथ से शिवाय के कंधों को पकड़ा और गेट के पास ले जाता हुआ बोला, चल यार चल, आज आखिरी बार मना लेते हैं, उसके बाद केक कट नहीं करेंगे, पार्टी करेंगे, बाहर जाएंगे। शिवाय बोला, यार दिव्यांश अच्छा लगता है क्या? हम इतने बड़े हो गए और हम केक कट करेंगे और फिर छोटी छोटी प्लेट में उस केक को रख कर सबको डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे। अरे चाचू हम बड़े हो गए हैं, अच्छा नहीं लगता। हर्षवर्धन ने गुस्से में कुछ बोलता उससे पहले ही हीर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा एक काम करो, देव के साथ मिलकर केक कट कर लो, ठीक है? हीर का आइडिया शिवाय को ठीक लगा और उसने देव को अपनी गोद में लिया
और फिर दोनों भाइयों ने देव के साथ मिलकर केक को कट किया और सब ताली बजाने लगे। सबको ताली बजाते हुए देखा तो शिवाय और ज्यादा इरिटेट हो गया। वहीं आर्या भी शिवाय और दिव्यांश को केक कट करते हुए देख रही थी, लेकिन उसका दिमाग इतना खराब था, उसने अभी नोटिस नहीं किया कि शिवाय कोई बॉडीगार्ड नहीं बल्कि शिवाय रघुवंशी है, दिव्यांश का छोटा भाई है। लेकिन तभी उसका दिमाग ठनका और वह खुद से बोली, आज मिस्टर ऑलराउंडर का बर्थडे है और मैं तो उनके लिए कोई गिफ्ट भी लेकर नहीं आई। ओ गॉड, मैं भूल कैसे गई। और चाचू कितने अच्छे हैं, अपने सगे भतीजे के साथ मिस्टर ऑलराउंडर का भी केक कटवा रहे हैं। सच में सही कहते हैं पापा, रघुवंशी फैमिली जैसी कोई फैमिली नहीं है। आर्या डिसाइड कर चुकी थी कि आज वह शिवाय को उसका बर्थडे गिफ्ट जरूर देगी, लेकिन क्या देगी यही सब सोच सोचकर आर्या का दिमाग खराब हो रहा था। थोड़ी देर बाद सब ने केक खा लिया। शिवाय को तो यह सब कुछ बहुत अजीब लगता था। उसने अपने चाचू से कहा कि वह कोई केक नहीं कट करेगा, लेकिन हर्षवर्धन के लिए तो शिवाय और दिव्यांश अभी उसके छोटे छोटे भतीजे थे। दिव्यांश अपने चाचू का आज्ञाकारी बेटा था, इसीलिए दिव्यांश तो बिना किसी की परवाह किए वह सारे काम करता था जो उसके चाचू उसे कहते थे। लेकिन शिवाय उसके लिए नूर है। सब केक खा रहे थे और बातें कर रहे थे। पार्टी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। पार्टी में ज्यादातर लोग जा चुके थे, बस रघुवंशी फैमिली और रजावत फैमिली बची थी। और तभी वहां खड़े एक वेटर ने अपनी ट्रे के नीचे से एक गन निकाली और उसने शिवाय पर पॉइंट कर दिया। लेकिन वह वेटर गन चलाता उससे पहले ही राजवीर ने उस वेटर के साथ हाथ पर अपना हाथ मार दिया और उस वेटर के हाथ से गन जमीन पर गिर पड़ी। राजवीर ने वक्त नहीं गंवाया और वेटर को मारना शुरू कर दिया। वहीं यह सब देखकर सब अलर्ट हो चुके थे। शिवाय ने सिक्योरिटी खुद चेक की थी और उसके हिसाब से बाहर का कोई भी आदमी अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन फिर यह वेटर कहां से आ गया। वहीं राजवीर अंधाधुंध उस वेटर को मार रहा था। राजवीर ने उसे मारते मारते कहा, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। हम चुप हैं, इसका मतलब यह नहीं कि कमजोर हो गए। वहीं वह वेटर मार खाता हुआ सांझ के ऊपर जा गिरा और सांझ उसे देखकर एकदम से डर गई। सांझ ने उसे धक्का दे दिया और वह डर से कांपने लगी। उस वेटर को कुछ बॉडीगार्ड ने पकड़ लिया और तभी शिवाय ने उस वेटर पर गन पॉइंट करते हुए कहा, तेरे साथ और कौन कौन है। लेकिन वह वेटर कुछ नहीं बोला। शिवाय ने फिर कहा, अगर जान प्यारी है तो बता दे कि तेरे साथ कौन कौन है, वरना छा की छा गोलियां तेरे तुम्हारे भेजे के आर पार होंगी। वह वेटर राजवीर से ऑलरेडी बहुत पिट चुका था। उसने धीरे से कहा, बस मैं हूँ, मैं अपना काम अकेले ही करता हूँ। भीड़ में बकरी चलती है और मैं शेर हूँ। उस आदमी के चेहरे से ही लग रहा था कि उसे कितनी अक्कड़ है। किसी का भी ध्यान सांझ पर नहीं था और सांझ डर से थरथर कांप रही थी। तभी दिव्यांश का ध्यान सांझ पर गया। दिव्यांश जल्दी से सांझ के पास आया और उससे पूछा, सांझ क्या हुआ है, क्यों डर रही हो। वहीं सांझ तो उस आदमी को देखकर और ज्यादा घबराने लगी, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, कुछ ऐसा जो याद नहीं करना चाहती थी, कुछ ऐसा जो उसके दिमाग में कहीं छुप गया था। लेकिन उस आदमी को देखकर सांझ के दिमाग में वह बात फिर से उठने लगी। तभी शौर्य ने सांझ के पास आया और उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, क्या हुआ सांझ, क्यों डर रही हो। सांझ क्या हुआ। सांझ को ऐसे डरते हुए देखकर शौर्य को भी डर लगने लगा। शौर्य को लगा कि कहीं सांझ पहले की तरह ही पागल ना हो जाए। शौर्य के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। बेशक शौर्य सांझ से प्यार नहीं करता था, लेकिन इस वक्त सांझ को देखकर उसे भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। अचानक ही शौर्य ने सांझ को गले लगा लिया और उसकी कमर को रब करता हुआ बोला, सांझ रिलैक्स हो जाओ, क्या हुआ, क्यों डर रही हो। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ सांझ। शौर्य अपनी बात बोलता हुआ कंटिन्यू सांझ की कमर को रब कर रहा था। वहीं सांझ तो डर के मारे लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सांझ ने फिर शौर्य की तरफ देखा और उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, सॉरी, या वही है। या सुनते ही वहां खड़े सारे फैमिली मेंबर सांझ को देखने लगे। शिवाय भी अब सांझ के पास आया और बोला, कौन है यह आदमी, बताओ क्या किया इस आदमी ने। बोलो सांझ, क्या किया इसने। सांझ अपने डर को कंट्रोल करते हुए बोली, इसने एक्सीडेंट किया था, सबको इसी ने मार दिया था, इसी ने मारा, मेरे सिर में भी इसी ने मारा। इसके साथ एक आदमी और था, मैं उसे नहीं जानती। वह आदमी इस आदमी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। इस आदमी ने जबरदस्ती गाड़ी में टक्कर मारी, फिर
फिर उस आदमी ने फोन पर कहा कि सारा इल्जाम सौर पर लगा दो तो दोनों फैमिली में दुश्मनी हो जाएगी। फ्लैशबैक। पूरी रघुवंशी फैमिली गाड़ी में बैठी हुई थी, सिवाय के पेरेंट्स, विराज के पेरेंट्स और दिव्यांश की रिया। दिव्यांश के बड़े चाचू गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। सब खुश थे। सब रिया को मंदिर ले जाकर थोड़ी पूजा पाठ करवाना चाहते थे। सब खुशी खुशी मंदिर गए। सब ने अच्छे से पूजा पाठ की। फिर सब वापस से मेंशन आने लगे, लेकिन रास्ते में अंधेरा हो गया। धीरे धीरे बारिश भी आने लगी। वह सड़क सुनसान थी और गाड़ी में बैठे हुए लोग आपस में खुश होकर बातें कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आज उन सब का आखिरी दिन है। सिवाय की माँ तो बस इसी में खुश थी कि दिव्यांश ने फिर शादी के लिए हाँ कर दी और उसे रिया पसंद भी बहुत थी। तभी रिया का फोन वाइब्रेट हुआ। रिया ने फोन चेक किया तो उसमें सांझ का मैसेज था। रिया ने सांझ को रिप्लाई करते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, हम घर के पास वाले रोड पर ही हैं। थोड़ी देर में मैं घर आ जाऊंगी। मैंने भी मैसेज रीड किया और ओके लिखकर भेज दिया। सांझ को भी नहीं पता था कि यह बात उसकी और उसकी दी की आखिरी बात होगी। तभी उनकी गाड़ी में किसी ट्रक ड्राइवर ने तेजी से टक्कर मार दी। गाड़ी में बैठे हुए लोग एकदम से डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ट्रक वाले ने टक्कर क्यों मारी। और तभी और एक टक्कर ट्रक वाले ने मार दी। सिवाय के पापा ने आगे पीछे देखा तो वहां कोई बॉडीगार्ड नहीं था। किसी भी बॉडीगार्ड की गाड़ी ना तो आगे थी और ना ही पीछे, जबकि जब वह मेंशन से चले थे तो एक गाड़ी उनके आगे चल रही थी और एक गाड़ी उनके पीछे, लेकिन इस वक्त कोई भी वहां नहीं था। सिवाय के पापा यह सब सोच ही रहे थे कि तभी ट्रक ड्राइवर ने एक और टक्कर उस गाड़ी को मार दी और वह गाड़ी खंभे से जा लगी। वह ट्रक ड्राइवर तब तक गाड़ी से टक्कर मारता रहा जब तक गाड़ी में बैठे हुए लोग मौत की नींद नहीं सो गए। उस ट्रक ड्राइवर ने ही पांचों को मौत दी थी। वहीं दूसरी तरफ सांझ अपनी बहन का इंतजार करते करते थक गई। उसकी बहन ने उसे 10 मिनट में आने के लिए कहा था, लेकिन उसे आधा घंटा हो गया था। इसीलिए सांझ ने सोचा क्यों ना रोड पर ही जाकर देख लेते हैं। सांझ रोड पर गई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने रघुवंशी मेंशन की गाड़ी को पूरे तरीके से कुचला हुआ था देखा। सांझ के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह कुछ सेकंड तक उस अंधेरी काली बरसात रात में खड़ी रही, गाड़ी को देखती रही। उसके दिमाग में करीब अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और हिम्मत करते हुए गाड़ी के पास गई। उसने जैसे ही गाड़ी का गेट खोला, रिया सांझ के ऊपर गिर गई। रिया को देखकर सांझ की चीख निकल गई और तभी उसने महसूस किया कि रिया की सांस चल रही है, लेकिन जब उसकी नजर रिया के पैर पर गई तो सांझ की सांस ही रुक गई। सांझ ने देखा गाड़ी दबने से रिया के दोनों पैर बुरी तरीके से पिचक गए हैं। उसके पैरों में बहुत ज्यादा खून आ रहा था। सांझ ने गाड़ी में अंदर नजर घुमाई तो गाड़ी के अंदर का नजारा देखकर सांझ डर के मारे कांपने लगी। उसकी आंखों में से पानी भी नहीं आ रहा था। उसका डर उसके अंदर ही बैठ रहा था। वह चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला नहीं पाई। मदद के लिए किसी को बुलाना चाहती थी लेकिन बुला नहीं पाई। वहीं उसने देखा तो रिया की कुछ कुछ सांसें चल रही थी। और तो और फिर रिया ने हल्की सी आंख खोलकर अपना एक हाथ सांझ के गाल पर लगाया और बोली, सांझ सॉरी की गलती नहीं है। सांझ तो कुछ व्यक्त नहीं कर पा रही थी और तभी किसी ने पीछे से सांझ के ऊपर रॉड से वार किया और सांझ भी सड़क पर गिर पड़ी। सांझ के सिर से खून आ रहा था। सांझ की आंखें कभी खुल रही थी कभी बंद हो रही थी और तभी उसने अपने सामने दो आदमियों को बात करते हुए सुना। सांझ उन दोनों आदमियों को देख रही थी। उसमें से उसने एक आदमी को पहचान लिया जिसने सिवाय पर अटैक किया था। वहीं दूसरे आदमी को सांझ ठीक से देख नहीं पाई। वह दोनों आदमी बात कर रहे थे और तभी पहले आदमी ने कहा, राणा साहब क्या करना है, इस लड़की को जान से मार दूं? राणा साहब ने कहा, रहने दो, वैसे भी यह अबला नारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रणविजय सिंह राणा ने उस आदमी को देखकर कहा, जितनी जल्दी हो सके राजस्थान छोड़ दो। जब मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा तो आ जाना, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अपनी शकल राजस्थान में मत दिखाना। तो उस आदमी ने हंसकर कहा, और यह एक्सीडेंट, अब इसकी छानबीन होगी तब तो पता ही चल जाएगा कि एक्सीडेंट मैंने ही किया। रणविजय सिंह राणा ने एक जीत भरी मुस्कान के साथ कहा,
इस सब का इल्जाम मैं शौर्य पर लगा दूंगा। वैसे भी वह मेरी उंगली की कठपुतली बनकर रह गया है। मैं चाहूं तो उससे कुछ भी करवा सकता हूं। वह खुशी खुशी इस एक्सीडेंट का इल्जाम अपने सिर पर ले लेगा और उसके गले से आवाज भी नहीं निकलेगी। अगले ही पल रणविजय सिंह राणा जोर जोर से हंसने लगा और फिर थोड़ी देर बाद अपनी हंसी रोकता हुआ बोला, फिर मैं सबके सामने शौर्य को बचा लूंगा और दुनिया के सामने महान बन जाऊंगा। सबको यही लगेगा कि मैंने शौर्य को बचा लिया, लेकिन किसी को यकीन नहीं होगा कि उसे फंसाया भी मैंने ही था। उस आदमी ने कहा, लेकिन आप उसे बचाएंगे क्यों? रणविजय सिंह राणा ने कहा, क्योंकि वह मेरा तुरुप का इक्का है। उसे जब चाहूं जैसे चाहूं इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर वह जेल चला गया तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, क्योंकि उसे अभी अपनी बहन के साइन प्रॉपर्टी के पेपर पर करवाने हैं। तभी तो आर्या की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। मैं शौर्य को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन शौर्य हमेशा के लिए शिवाय का दुश्मन जरूर बन जाएगा। इतना कहकर रणविजय सिंह राणा फिर से हंसने लगा। वहीं सांझ बेहोशी की हालत में लेटी हुई सब सुन रही थी और फिर अचानक ही उसकी आंखें बंद हो गई। रणविजय सिंह राणा और वह आदमी वहां से चले गए। उन्हें लगा कि शायद कभी भी उनके किए की सजा उन्हें नहीं मिलेगी, लेकिन वह भूल गए थे उन्होंने सोए हुए शेर को छेड़ दिया था और अब यह शिवाय नाम का शेर उन्हें सांस भी नहीं लेने देगा। थोड़ी देर में वहां पुलिस आ गई। पुलिस ने सांझ की नब्ज चेक की तो सांसें चल रही थी। पुलिस ने सांझ को अस्पताल में एडमिट करवा दिया। करीब एक हफ्ते बाद सांझ को होश आया, लेकिन जब होश आया तब वह अपने होश गंवा चुकी थी। उसे नहीं पता था वह कौन है, बस उसके जहन में कुछ शब्द रह गए थे जो उसने आखिरी बार रिया के मुंह से सुने थे। सांझ शौर्य की गलती नहीं है, शौर्य बेकसूर है। कुछ दिनों बाद उसे वहां से मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, लेकिन किस्मत ने सांझ का थोड़ा सा साथ दिया और सांझ शौर्य की पनाह में आ गई। फ्लैशबैक एंड। सांझ के मुंह से यह सब सुनकर सब हैरान थे। सांझ को अब रोना आ रहा था। सांझ फूट फूट कर शौर्य के गले लगकर रोने लगी। वहीं शौर्य की आंखों में भी आंसू थे। शौर्य ने अपने ऊपर वह इल्जाम लिया था जो गुनाह उसने किया ही नहीं था, लेकिन रणविजय सिंह राणा ने शौर्य को इतनी बुरी तरीके से फंसाया था कि शौर्य कुछ कर नहीं पाया। रणविजय सिंह राणा ने शौर्य को साफ साफ धमकी दी थी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह किसी भी वक्त दृष्टि और आर्या को मरवा देगा। और जहां तक शौर्य रणविजय सिंह राणा को जानता था, वह सच में उसकी वह दोनों बहनों को मरवा देता। इसीलिए शौर्य ने इतना बड़ा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। और वहीं शिवाय ने इस ओर से दुश्मनी निकालने के चक्कर में शौर्य, आर्या, दृष्टि तीनों को ही जी भरकर परेशान किया। इस वक्त सब इमोशनल हो गए थे। दिव्यांश और शिवाय की आंखों में भी पानी आ रहा था। हर्षवर्धन का गला भी भर आया था। रूही भी राजवीर के गले लगकर बिलख कर रो रही थी। वहां खड़ा हर शख्स आंखों में पानी लिए खड़ा था। शिवाय ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और शिवाय की आंखों में ठहरा पानी गाल पर लुढ़क आया और अगले ही पल उसने बॉडीगार्ड से गन ली और उस आदमी के मुंह में डाल दी। वह आदमी शिवाय के ऐसे रिएक्शन से थर थर कांपने लगा। हर्षवर्धन ने शिवाय को रोकते हुए कहा, शिवाय नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ सब हैं। शिवाय ने बिना पलटे हुए उस आदमी की आंखों में देखकर लगभग गुर्राते हुए कहा, मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगा। 1 मिनट के अंदर जो करना है कर लो चाचू। 1 मिनट बाद मैं इसके प्राण इसके शरीर से ले लूंगा। यह गन तो अब चल कर ही रहेगी। और फिर शिवाय ने बिना देखे आर्या से कहा, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था, बुरा नहीं देखते बुरा नहीं सुनते। आर्या समझ गई और उसने पलट कर अपने दोनों हाथ कान पर रख ली और कस कर आंखें बंद कर ली। राजवीर भी समझ गया था कि अब शिवाय रुक नहीं सकता और वैसे भी उस आदमी ने जो किया था उसकी सजा सिर्फ मौत थी। हर्षवर्धन भी समझ गया था कि अब शिवाय को रोकना मुश्किल है। उसने इशारा किया और अब धीरे धीरे मेंशन की दूसरी तरफ चले गए। राजवीर ने रूही को अपने सीने से चिपका लिया और उसके कान बंद कर लिए और रूही ने भी कस कर आंखें बंद कर ली। ऐसे ही शौर्य ने भी सांझ को संभाल लिया। हर्षवर्धन ने हीर को, पैंथर ने पीहू और दिव्यांश ने देव और दृष्टि
को सबके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। सबको पता था सिवाय नहीं मानेगा, और तभी एक बुलेट चलने की आवाज आई। सिवाय उस आदमी को मार चुका था। उसका चेहरा इतना लाल पड़ गया था कि पहचान में नहीं आ रहा था। सिवाय ने गन एक बॉडीगार्ड के हाथ में रखी और बोला, इसे ठिकाने लगाओ, इसका रिकॉर्ड खत्म कर दो। बॉडीगार्ड उसकी लाश लेकर वहां से जा चुका था। वहीं सिवाय झटके से सोफे पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे उसके माँ बाप दिखाई दिए, उसके चाचा चाची, उसका हंसता खेलता परिवार, जिसे रणविजय सिंह राणा ने एक छोटी सी दुश्मनी के चलते खत्म कर दिया था। सिवाय की आंखों से पानी बहने लगा। वह रोना नहीं चाहता था, लेकिन आज अपने परिवार को याद करके उसकी आंखों से आंसू बहने से खुद को रोक नहीं पाया। वहीं हर्षवर्धन धीरे धीरे सिवाय के पास आ गया था। हर्षवर्धन सिवाय के बिल्कुल बराबर में बैठ गया और सिवाय ने झटके से हर्षवर्धन को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद दिव्यांश ने सिवाय की हालत देखी नहीं गई और वह भी आकर उसके गले लग गया। विराज, रूही भी आकर अपने चाचू के गले लग गए। पांचों गले लगकर रो रहे थे, ना ही बात कर रहे थे, लेकिन पता चल रहा था कि वह पांचों इस वक्त कितना इमोशनल हो गए हैं। अगर आज सांझ को कुछ याद नहीं आता तो शायद इस राज से पर्दा ही नहीं हटता और उनका शक कभी यकीन में नहीं बदलता कि इन सब के पीछे कहीं न कहीं रणविजय सिंह राणा का हाथ है। करीब 1 घंटे बाद वरदान ने कहा, रघुवंशी साहब अब इजाजत दीजिए। हर्षवर्धन ने टाइम देखा तो रात का 1 बज गया था। हर्षवर्धन ने कहा, वरदान साहब जाने का वक्त नहीं है, आज यहीं रुक जाइए। छोटी सी विनती है। रघुवंशी मेंशन की सिचुएशन को देखकर वरदान और वंशिका वहीं रुकने के लिए तैयार हो गए। रात के करीब 2 बजे सिवाय अपने कमरे में था और किसी को कॉल कर रहा था, लेकिन शायद जिसे सिवाय कॉल कर रहा था वह कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। सिवाय को गुस्सा आया और उसने फोन उठाकर दीवार में दे मारा। थोड़ी देर बाद सिवाय कमरे में इधर उधर चक्कर लगाता रहा। उसे बेचैनी होने लगी, क्यों हो रही थी उसे भी नहीं पता था। आखिर उसने उस आदमी को मार तो दिया था जिसने ट्रक से एक्सीडेंट किया था, लेकिन रणविजय सिंह राणा का क्या? वह तो अभी खुला सांड बनकर घूम रहा था। सिवाय का नेक्स्ट टारगेट रणविजय सिंह राणा ही था, लेकिन सिवाय यह भी जानता था मगर रणविजय सिंह राणा को मारना इतना आसान नहीं है। उसे मारने के लिए उसे फाइनेंशियल विश करना पड़ेगा, जिसे सिवाय कर भी रहा था। सिवाय अपनी बेचैनी खत्म करने के लिए बालकनी में आ गया और ठंडी ठंडी हवा में आकर चैन की सांस लेने लगा। सिवाय बालकनी में भी चक्कर लगा रहा था और तभी उसकी नजर आर्या पर गई, जो स्विमिंग पूल के पास बैठी हुई थी। आर्या ने लोअर शर्ट पहना हुआ था और उसने अपने पैर स्विमिंग पूल के पानी में दे रखे थे। आर्या पानी को देख रही थी। चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी, जिस वजह से पानी भी चमक रहा था। वहीं सिवाय ने जब आर्या को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सिवाय को आर्या की वह बातें याद आने लगी जो वह पार्टी में कहने वाली थी। सिवाय अपनी टेंशन भूल गया और अपने कमरे से निकलकर गार्डन में आ गया। सिवाय ने भी लोअर टी शर्ट पहना हुआ था और वह भी अपने लोअर को फोल्ड करके आर्या के बिल्कुल बराबर में बैठ गया। वहीं आर्या ने जब सिवाय को देखा तो थोड़ा सा डर गई, क्योंकि वह जितना सिवाय को जानती थी उसे सिवाय का एक नया ही रूप देखने को मिलता था। वहीं सिवाय मन ही मन सोच रहा था कि शायद आर्या को अब पता चल गया कि वह सिवाय रघुवंशी है। सिवाय कुछ बोला नहीं। वहीं आर्या शांति से बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले, और अब तो उसे सिवाय से प्यार होने के साथ साथ डर भी लगने लगा था। आर्या ने बातों को बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, आपके चाचू कितने अच्छे हैं ना। देखो आपका बर्थडे भी अपने भतीजे के साथ मनाते हैं। यह सुनकर सिवाय का मन हुआ कि वह अभी इसी पानी में डूबकर मर जाए। आखिर आर्या को दिखाई क्यों नहीं देता? क्या सच में मैंने एक पागल लड़की से तो प्यार नहीं कर लिया? इसमें अक्ल है कि नहीं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इसका आईक्यू लेवल टेस्ट कराना चाहिए। इसे अभी तक समझ नहीं आया कि मैं सिवाय रघुवंशी हूँ। भगवान, किस पागल लड़की से मैंने दिल लगा लिया, फिर मैंने इसे ठीक कर दिया और अब यह फिर से पागल हो गई। अगर इसका पागलपन खत्म नहीं हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसे कैसे समझाऊं कि मैं इस रघुवंशी मेंशन का मालिक हूँ, और मालिक नहीं, छोटा मालिक, छोटा भी नहीं, उससे भी छोटा मालिक हूँ, पर हूँ तो मालिक ही ना।
लेकिन इसे देखो, क्या लड़की है पागल कहीं की। शिवाय का मूड पूरी तरीके से खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी शिवाय आर्या के पास ही बैठा था, क्योंकि आर्या के पास उसे सुकून मिल रहा था और वह किसी भी कीमत पर अपने सुकून को खराब नहीं करना चाहता था। शिवाय और आर्या दोनों के बीच खामोशी ने अपनी जगह बना ली। शिवाय को तो आर्या पर गुस्सा आ रहा था। उसे सच में लगने लगा था कि उसने एक कम दिमाग की लड़की को अपना जीवन साथी बना लिया। शिवाय इसीलिए भी चुप होकर बैठ गया कि कहीं गुस्से में वह आर्या को हर्ट ना कर दे। वहीं आर्या अपनी मासूमियत के चलते अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी। दोनों ही कुछ बोल नहीं रहे थे। दोनों ने ही अपने पैर स्विमिंग पूल में डाले हुए थे। दोनों ही चुपचाप बैठे थे। आर्या ने हिम्मत करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मिस्टर ऑलराउंडर। शिवाय ने आर्या की तरफ देखा और आईब्रो उचकाकर बोला, बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें कि मुझे बर्थडे विश भी करना है। आर्या थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे नहीं पता था आज आपका बर्थडे है। शिवाय ने भी मुस्कुराकर आर्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहा, अब तो पता चल गया ना मेरा बर्थडे था, चलो मेरा बर्थडे गिफ्ट दो। आर्या एक बार फिर शिवाय को देखती और एक बार शिवाय के हाथ को। शिवाय भी उंगलियों से उसे बर्थडे गिफ्ट देने का इशारा कर रहा था। आर्या ने उदास भरी आवाज में कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अभी आपको क्या दूं? मुझे पहले से पता होता तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आती। शिवा ने मुस्कुराकर कहा, मजाक कर रहा था। वैसे भी मेरे पास सब कुछ है, जो तुम मुझे दोगी वह मैं खरीद सकता हूँ। तुम मुझे अगर देना चाहती हो तो कुछ ऐसा दो जो मैं खरीद नहीं सकता। आर्या शिवा की आंखों में देख रही थी। फिर वह झटके से बोली, क्या आप मेरे साथ डेट पर चलेंगे? यह सुनते ही शिवा तो सुन्न हो गया। वह बस आर्या को ही देखे जा रहा था। वहीं आर्या के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उसे अब शिवाय की नजरों से डर लग रहा था। वह मन ही मन खुद से कह रही थी कि शायद उसने गलत वक्त पर शिवाय से डेट के लिए पूछ लिया। वहीं शिवाय को तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आर्या ने सच में हिम्मत करके अपने दिल की बात बोल दी। आर्या शिवाय की तरफ देख रही थी ताकि वह उसे जवाब दे। धीरे धीरे आर्या की आंखों में पानी आने लगा। वहीं शिवाय भी आर्या को ही देख रहा था। आर्या को अब लगने लगा कि उसे शिवाय से डेट के लिए नहीं पूछना चाहिए था। वहीं शिवाय ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ए छुई मुई, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? आर्या की आंखों में जो पानी था वह बह गया और उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई और आर्या का रोना छूट गया। आर्या के रोने से शिवाय को और ज्यादा हंसी आ गई और उसने आर्या को अपनी बाहों में भर लिया। वहीं आर्या शिवाय के सीने से लगी हुई रो रही थी। शिवाय आर्या के बालों को सहलाता हुआ बोला, अब रो क्यों रही हो? छुई मुई शिवाय की बात सुनकर आर्या शिवाय से थोड़ा सा दूर हुई। उसने अपने आंसू पोंछे और शिवाय को देखकर बोली, मिस्टर ऑलराउंडर, आप मुझे प्यार नहीं करते ना? शिवाय ने फिर से आर्या को अपने सीने से लगाकर कहा, तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? हो सकता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से प्यार करता हूँ। आर्या को शिवाय की बातें समझ नहीं आ रही थी। उसने फिर से शिवाय का चेहरा देखा और बोली, मैं कुछ समझी नहीं। शिवाय ने आर्या के माथे को चूम कर कहा, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। बस यह बताओ, तुमने अपने दिल की बात बोलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? आर्या को फिर से रोना आ गया। उसके इमोशन उसके कंट्रोल से बाहर हो गए थे। इस वक्त बस वह जी भरकर शिवाय को गले लगाकर रोना चाहती थी। शिवाय भी आर्या के जज्बातों की कदर करता था, इसलिए उसने भी आर्या को खुद से दूर नहीं किया। करीब 10 मिनट रोने के बाद आर्या ने शिवाय को देखा और सुबकते हुए बोली, आई लव यू मिस्टर ऑलराउंडर। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने झुककर आर्या के माथे को चूम कर कहा, आई लव यू टू। शिवाय की छुई मुई। आर्या ने फिर से शिवाय के सीने पर अपना सिर रख लिया और अपने हाथ शिवाय के कमर पर लपेट दिए। वहीं शिवाय ने भी आर्या को कसकर गले लगाया हुआ था। दोनों के बीच फिर से खामोशी ने अपनी जगह बना ली। दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे। आर्या का सुबकना बंद नहीं हो रहा था। वहीं शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट आज जा ही नहीं रही थी। आज शिवाय को सच में उसके बर्थडे का सबसे कीमती गिफ्ट मिला था, जो आर्या ने उसे दिया था। थोड़ी देर बाद शिवाय आर्या को बाहों में भरकर स्विमिंग पूल के पास ही लेट गया।
वहीं आर्या ने भी शिवाय को कसकर पकड़ा हुआ था। शिवाय थोड़ा सा आगे की तरफ झुका और आर्या के चेहरे पर आए हुए बालों को एक तरफ करके बोला, ए छुई मुई बहुत हो गया, चलो मेरा बर्थडे गिफ्ट दो। आर्या हैरानी से शिवाय को देख रही थी, उसकी बातों का मतलब निकालने की कोशिश कर रही थी और तभी शिवाय ने आर्या के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे एक मीठी सी किस में बदल दिया। एक किस के बाद शिवाय ने आर्या को फिर से अपनी बाहों में भर लिया और आर्या ने भी अपना सिर शिवाय के कंधे पर रख दिया। आर्या धीरे से बोली, मिस्टर ऑलराउंडर, पापा हमारी शादी के लिए मान तो जाएंगे ना? शिवाय के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। वह आर्या को कैसे बताता कि उसकी और आर्या की शादी तो बहुत पहले हो चुकी, वह भी एक बार नहीं 2 बार, और आर्या अभी उसकी और शादी को लेकर टेंशन में है। शिवाय अपनी बाहें मजबूत करते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, हमारी शादी में कोई अड़चन नहीं होगी, तुम्हारे पापा मान जाएंगे। आर्या ने अपना चेहरा उठाकर शिवाय को देखा और बोली, और नहीं माने तो फिर क्या होगा? शिवाय ने फिर से आर्या के माथे को चूमकर कहा, इस छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो, मैं कह रहा हूं ना, कोई हमारे रिश्ते के बीच में नहीं आएगा, ना तुम्हारे पापा चाचू, कोई भी नहीं। तुम तो पहले से ही मेरी थी और आखिरी तक मेरी ही रहोगी। आर्या तो शिवाय के कॉन्फिडेंस को देख रही थी। शिवाय तो बिल्कुल टेंशन में नहीं था, वहीं आर्या यह सोच सोच कर परेशान थी कि पता नहीं उसके पापा एक बॉडीगार्ड से उसकी शादी करेंगे भी या नहीं। शिवाय आज सच में बहुत खुश था। शिवाय ने ना जाने कितनी बार आर्या के बालों को छू लिया था, ना जाने कितनी बार आर्या को कसकर अपने गले लगा लिया था। शिवाय इस लम्हे को जीना चाहता था, उसका बस चलता तो वह इस लम्हे को कैद कर लेता। उसकी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों में से एक लम्हा यह भी था जब आर्या ने अपने दिल की बात शिवाय से कही थी। शिवाय इसलिए भी खुश था कि आर्या ने उसकी पोजीशन से नहीं, उससे प्यार किया था। आर्या को अभी तक समझ नहीं आया था कि शिवाय रघुवंशी मेंशन का बेटा है। आर्या ने तो सच में सिर्फ शिवाय से प्यार किया था, उसके रुतबे से नहीं। और यही सारी बातें सोच सोच कर शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। थोड़ी देर में शिवाय ने महसूस किया कि आर्या उसके सीने पर सिर रखकर सो चुकी है। आर्या की गरम गरम सांसें शिवाय के सीने पर पड़ रही थी। शिवाय ने एक बार फिर आर्या को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। शिवाय ने फिर आर्या को करवट लेकर वहीं लिटा दिया और फिर उसे गोद में उठा लिया। शिवाय आर्या को लेकर मेंशन के अंदर आ गया। आर्या गहरी नींद में थी, उसे महसूस ही नहीं हुआ कि शिवाय ने उसे गोद में उठा लिया। वैसे भी आर्या अभी थोड़ी बहुत मेडिसिन खाती थी, जिस वजह से वह गहरी नींद में चली जाती थी। शिवाय आर्या को लेकर अपने बेडरूम में आ गया। इस एक्सीडेंट के बाद आर्या पहली बार अपने बेडरूम में आई थी, वह भी नींद की हालत में। आर्या को तो कुछ भी याद नहीं था, वहीं शिवाय वह कुछ भी नहीं बोला था, उसे सब कुछ याद था। शिवाय ने आर्या को बड़े प्यार से बेड पर लिटा दिया, फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे को चूम लिया। शिवाय आज बहुत खुश था, फाइनली उसकी आर्या उसके पास जो थी। शिवाय आर्या के पास लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी, वह भी आर्या को ही निहार रहा था। फिर उसने आर्या की कमर पर हाथ डालकर खुद से चिपका लिया। शिवाय भी नींद के आगोश में चला गया। आज की रात भी बीत गई, लेकिन आज की रात शिवाय के लिए जितनी दर्द भरी थी उतनी ही सुकून भरी थी। शिवाय ने जितना इंतजार आर्या का किया था, उसे उस इंतजार का फल मिल गया था। अगली सुबह आर्या की जब आंख खुली तो उसने खुद को शिवाय की बाहों में पाया। आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वह शिवाय को ही देखती रही। आर्या ने हल्के से हाथ बढ़ाकर शिवाय के माथे पर आए हुए बालों को हटा दिया, लेकिन तभी उसे याद आया कि वह रघुवंशी मेंशन में है। उसने इधर उधर घुमाकर नजर देखा तो वहां शिवाय की फोटो थी। आर्या को अब महसूस हो गया कि वह पूरी रात शिवाय के कमरे में सोई थी। दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि कल रात वह शिवाय की बाजू पर सिर रखकर स्विमिंग पूल के पास ही सो गई थी। आर्या झटके से शिवाय को खुद से दूर करने लगी तो शिवाय की आंख खुल गई। आर्या को ऐसे करता हुआ देख शिवाय ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? आर्या जल्दी से उठ गई और बोली, मिस्टर ऑलराउंडर, आपके अंदर थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो कितना गलत समझेगा। मैं पूरी रात आपके कमरे में रही, मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा, और यह सब आपकी वजह से हुआ। आप मुझे जगा सकते थे, लेकिन नहीं, आप तो मुझे उठाकर अपने कमरे में ले आए। शिवाय तो हैरानी से
आर्या को देख रहा था। कभी कभी तो शिवाय को खुद पर बहुत गुस्सा आता था कि उसने ऐसी बेवकूफ लड़की से प्यार क्यों किया। प्यार तो किया ही किया, उससे शादी की, वह भी एक बार नहीं 2 बार। शिवाय आर्या के दिमाग की हालत को समझता था, इसीलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बड़े प्यार से कहा, अरे हमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम सो गई, मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया, इसमें इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, मैं कमरे से बाहर चला जाता हूँ, तुम आराम से फ्रेश होकर आ जाना। आर्या बोली, अच्छा, और जब मेरे मम्मी पापा पूछेंगे कि मैं इस कमरे में क्या कर रही थी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। शिवाय ने आर्या को देखा और मन ही मन दांत पीसता हुआ बोला, बेवकूफ लड़की, तुम्हें कब अक्ल आएगी। पता नहीं मेरी लव स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, मैं जितना इसे आसान बनाने की कोशिश करता हूँ या उतनी ही उलझती जाती है, और पता नहीं इसे कब सब कुछ याद आएगा और कब मेरी जिंदगी आसान होगी, लेकिन पता नहीं हमारी किस्मत एक दूसरे को कब मिला पाएगी। शिवाय ने फिर आर्या को देखा जो डरी सहमी नजरों से शिवाय को ही देख रही थी, इस उम्मीद में कि शायद उसका ऑलराउंडर उसके लिए कोई सल्यूशन निकालेगा। शिवाय ने आर्या की नजरों को भांपते हुए कहा, अच्छा चलो, मैं तुम्हें वीरा के कमरे में छोड़ देता हूँ। आर्या ने अब एक राहत की सांस ली और वह बोली, हाँ ठीक है मिस्टर ऑलराउंडर, मुझे वीरा के पास छोड़ आइए, लेकिन प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर आना कि कोई देखे ना। शिवाय बेड से उतरा और आर्या के पास गया, उसने आर्या को झटके से गोद में उठा लिया। आर्या तो हैरानी से शिवाय को देख रही थी। शिवाय बोला, छुई मुई आंखें बंद कर लो, फिर तुम्हें कोई नहीं देखेगा। शिवाय की बात पर आर्या ने गुस्से में एक पंच बनाकर शिवाय के सीने पर मारा और बोली, मिस्टर ऑलराउंडर, मजाक मत कीजिए। शिवाय बोला, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आंखें बंद करो। तुम आंखें बंद करोगी तो ना तुम किसी को देखोगी और ना ही मैं तुम्हें किसी को देखने दूंगा। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह अपनी आंखें बंद कर लो। आर्या को शिवाय की बात बड़ी ऊट पटांग लग रही थी, लेकिन फिर भी उसका दिल कहता था कि वह शिवाय की बात माने, और उसने यह बात भी मान ली और अपनी आंखें बंद कर ली। शिवाय आर्या को लेकर अपने कमरे से बाहर आया तो सामने हर्षवर्धन खड़ा था। शिवाय ने आंखों से ही हर्षवर्धन को चुप रहने का इशारा किया और हर्षवर्धन ने कुछ नहीं कहा और शिवाय हर्षवर्धन के पास से आकर आर्या को लेकर चला गया। शिवाय थोड़ा और आगे चला तो सामने पैंथर अंगड़ाई तोड़ रहा था। पैंथर ने हैरानी से पूछा कि वह आर्या को लेकर कहाँ जा रहा है। शिवाय ने उसे भी आंखों आंखों में चुप रहने का इशारा किया और फिर आगे बढ़ गया। शिवाय थोड़ा और आगे गया तो दृष्टि कमरे से निकल रही थी। दृष्टि ने शिवाय की गोद में आर्या को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने ना में गर्दन हिलाई और उसने भी इशारों में पूछा कि इसे लेकर कहाँ जा रहे हो। शिवाय ने उसे भी आंखों आंखों में चुप रहने का इशारा किया और फिर दृष्टि के पास से होता हुआ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद शिवाय आर्या को लेकर वीरा के कमरे में आया। वीरा भी मिरर के सामने खड़ी हुई तैयार हो रही थी। वीरा ने आर्या को देखा तो इशारों में पूछा, क्या हुआ। शिवाय ने उसे भी शांत रहने का इशारा किया और आर्या को चुपचाप बेड पर लिटा दिया। आर्या ने शिवाय की कॉलर पकड़ ली और धीरे से बोली, मिस्टर ऑलराउंडर, अब मैं आंखें खोल दूं। शिवाय ने वीरा को देखा और बाथरूम में जाने का इशारा किया। वीरा जल्दी से बाथरूम में चली गई। शिवाय ने फिर आर्या से कहा, हाँ आंखें खोलो। आर्या ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वह दूसरे कमरे में है। फिर वह बैठकर बोली, मुझे किसी ने देखा तो नहीं। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुराकर नाम में गर्दन हिला दी और बोला, किसी की हिम्मत है जो तुम्हें देख ले, और मैं तुम्हें चुपचाप लेकर आ गया, किसी ने कुछ नहीं देखा। अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। शिवाय जैसे ही बेड से उठकर जाने लगा, आर्या ने उसकी कलाई पकड़ ली। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।